साहित्य सरिता में मैं डॉक्टर बबीता जायसवाल, प्राध्यापिका, दिल्ली विश्वविद्यालय, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कहानी पाठ के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके समक्ष हिंदी साहित्य के प्रमुख कथाकार अमरकांत की कहानी दोपहर का भोजन लेकर प्रस्तुत हूँ। ये कहानी दिल्ली विश्वविद्यालय के बीए हिंदी ऑनर्स के पाठ्यक्रम में संकलित है। अमरकांत की कहानियों में निम्न मध्यम वर्गीय समाज का यथार्थ पूरी जीवंतता के साथ उभरा है। 1 जुलाई 1925 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में जन्मे अमरकांत ने उपन्यास, कहानी, बाल उपन्यास, संस्मरण आदि विधाओं में रचनाएं की हैं। उन्हें प्रेमचंद की परंपरा का कहानीकार माना जाता है। दोपहर का भोजन अमरकांत की बहुचर्चित कहानियों में से एक है। इस कहानी में निम्न मध्यम वर्गीय कामगार परिवार की गरीबी और भरपेट भोजन ना मिल पाने की जो पीड़ा है उसका सजीव चित्रण हुआ है। यदि किसी निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के व्यक्ति की नौकरी से छटनी हो जाए और घर में पढ़ने लिखने वाले बच्चे और पत्नी के भरण पोषण की समस्या भी हो तो परिवार पर भुखमरी का संकट आन पड़ता है। ऐसा कई बार तब भी होता है जब हमारे समाज में या कार्यक्षेत्र में किसी नई तकनीक का आगमन होता है और पुराने कर्मचारियों की छटनी कर दी जाती है या उन्हें कम वेतन पर रखा जाता है। यह स्थिति किसी भी आम व्यक्ति के लिए बहुत दुखदाई हो जाती है। कहानी के पात्र मुंशी जी की भी नौकरी से छटनी हो गई है और उसके परिवार पर भुखमरी का संकट आन खड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में घर की गृहिणी की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। गर्मी की तपती दोपहर में, भयंकर गरीबी में दोपहर के भोजन का इंतजाम करती इस कहानी की मुख्य पात्रा सिद्धेश्वरी देवी धैर्य, संयम और विवेक के आधार पर पूरे परिवार को जोड़कर रखने का कार्य करती है। उसका बड़ा बेटा रामचंद्र नौकरी की तलाश में भटक रहा है, दूसरा बेटा पढ़ाई कर रहा है और सबसे छोटा बेटा प्रमोद जो 6 वर्ष का है, वह खाने के अभाव में सूख कर काटा हुआ जा रहा है। परिवार के लोग शरीर के बल पर केवल चल रहे हैं। जिस परिवार में 1 जून की रोटी भी समस्या बन जाए तो बाकी जरूरतें तो कोई मायने नहीं रखती। गरीबी में विवेक समाप्त हो जाता है। ऐसा होता है कि जब गरीबी आती है तो बुद्धि काम करना बंद कर देती है। लेकिन इस कहानी में सिद्धेश्वरी अपने परिवार के विवेक और संयम को टूटने नहीं देती और बिखरने भी नहीं देती। जीवन नैया की पतवार बनकर उसे संभाल के रखती है। घोर गरीबी में पानी मात्र से अपने कलेजे को ठंडा करती गई सिद्धेश्वरी का त्याग और लगन संपूर्ण मानवता और भंग होती पारिवारिक संरचना को शीतलता प्रदान करती है। बारी बारी से अपने परिवार को वैसे केवल खाना ही नहीं परोसती बल्कि वह परिवार के उन सदस्यों को थाली के उस भोजन के साथ में झूठ भी परोसती है। यह झूठ परिवार की एकता और बड़ों के प्रति आदर भाव की खुराक का काम करता है। रामचंद्र के सामने मोहन की प्रशंसा और मोहन के सामने रामचंद्र की प्रशंसा, प्रेम भावना, छोटे बेटे प्रमोद की चिंता और देवता समान पति के सामने पुत्रों के अच्छे आचरण और व्यवहार की कुशलता का गुणगान परोसती सिद्धेश्वरी देवी ने अपने परिवार को बिखरने से बचा लिया। और ये प्रयास एक कुशल गृहिणी ही कर सकती है। परिवार की एकता बनी रहे और बेरोजगार पिता के प्रति बच्चों के मन में और पिता के मन में बच्चों के प्रति और बच्चों के मन में पिता के प्रति कोई कड़वाहट ना आने पाए। इसकी मिसाल है सिद्धेश्वरी, जो विलक्षण और अद्वितीय है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अकल्पनीय है। यह कहानी आज भी प्रासंगिक है। बेरोजगारी से उत्पन्न कुंठा और टूटन को नैतिक मूल्यों और धैर्य संयम से ही पार किया जा सकता है। एक आदर्श गृहिणी ही परिवार को विपरीत परिस्थितियों से उबार सकती है। तो ये कहानी हमें ये सीख देती है, यदि बुरा समय आ जाए, विपत्ति आए, तो उस समय धैर्य ही सबसे बड़ा संबल होता है। यदि उस समय धैर्य खो दिया तो विवेक भी चला जाएगा और साथ में
हमारी गरीबी नहीं, हम भी अपने उस जीवन के प्रति समस्या बन जाएंगे। तो आइए इस कहानी को पाठ के जरिए से समझते हैं और देखते हैं कहानी से और क्या-क्या नए भाव निकल के सामने आते हैं। तो आइए करते हैं इस कहानी का पाठ, जिसका नाम है दोपहर का भोजन। सिद्धेश्वरी ने खाना बनाने के बाद चूल्हे को बुझा दिया और दोनों घुटनों के बीच सिर रखकर शायद पैर की उंगलियों या जमीन पर चलते चींटे चींटियों को देखने लगी। अचानक उसे मालूम हुआ कि बहुत देर से उसे प्यास लगी है। वह मतवाली की तरह उठी और गगरे से लोटा भर पानी लेकर गटगट चढ़ा गई। खाली पानी उसके कलेजे को लग गया और वह हाय राम कहकर जमीन पर वहीं लेट गई। आधे घंटे तक वहीं उसी तरह पड़ी रहने के बाद उसके जी में जी आया। वह बैठ गई, आंखों को मल मल कर इधर उधर देखा और फिर उसकी दृष्टि ओसारे में अध टूटे खटोले पर सोए अपने 6 वर्षीय लड़के प्रमोद पर गई। लड़का नंग धड़क पड़ा था। उसके गले और छाती की हड्डियां साफ दिखाई पड़ रही थी। उसके हाथ पैर बासी ककड़ियों की तरह सूखे और बेजान से जान पड़ते थे और उसके पेट हंडिया की तरह फूला हुआ था। उसका मुख खुला हुआ था और उस पर अनगिनत मक्खियां उड़ रही थी। वह उठी, बच्चे के मुंह पर अपना एक फटा गंदा ब्लाउज डाल दिया और एक आध मिनट सुन्न खड़ी रहने के बाद बाहर दरवाजे पर जाकर किवाड़ की आड़ से गली को निहारने लगी। 12 बज चुके थे। धूप अत्यंत तेज थी और कभी एक दो व्यक्ति सिर पर तौलिया या गमछा रखे हुए या मजबूती से छाता ताने हुए फुर्ती के साथ लपकते हुए गुजर रहे थे। 10-15 मिनट तक वह उसी तरह खड़ी रही। फिर उसके चेहरे पर व्यग्रता फैल गई और उसने आसमान तथा कड़ी धूप की और चिंता से देखा। एक दो क्षण बाद उसने सिर को किवाड़ से काफी आगे बढ़ाकर गली के छोर की तरफ निहारा और दूर तक निहारा, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। तो उसका बड़ा लड़का रामचंद्र धीरे धीरे घर की ओर सरकता नजर आया। उसने फुर्ती से एक लोटा पानी ओसारे के चौकी के पास नीचे रख दिया और चौके में जाकर खाना खाने के स्थान को जल्दी जल्दी पानी से लीपने पोतने लगी। वहां पीढ़ा रखकर उसने सिर को दरवाजे की ओर घुमाया ही था कि रामचंद्र ने अदम अंदर कदम रखा। रामचंद्र आकर धम से चौकी पर बैठ गया और फिर वही बेजान सा लेट गया। उसका मुंह लाल था तथा चढ़ा हुआ था। उसके बाल अस्त व्यस्त थे और उसके फटे पुराने जूतों पर गर्द जमी हुई थी। सिद्धेश्वरी की पहले हिम्मत नहीं हुई कि उसके पास आए और वहीं से वह भयभीत हिरने की भांति सिर उचका घुमाकर बेटे को व्यग्रता से निहारती रही। बेचैनी सी से उसके मन में घर कर गई और देख रही थी कि बेटा परेशान दिखाई दे रहा है। किंतु लगभग 10 मिनट बीतने के बाद पश्चात भी जब रामचंद्र नहीं उठा तो वह घबरा गई। पास जाकर पुकारा, बड़कू बड़कू, लेकिन उसके कुछ उत्तर न देने पर डर गई और लड़के की नाक के पास हाथ रख दिया। उसको लगा कहीं ऐसा ना हो कि कुछ अनहोनी हो जाए। सांस ठीक चल रही थी। फिर सिर पर हाथ रखकर देखा, बुखार नहीं था। हाथ के स्पर्श से रामचंद्र ने आंखें खोली। पहले उसने माँ की ओर सुस्त नजरों से देखा, फिर झट से उठकर जूते निकालने और नीचे रखे लोटे के जल से हाथ पैर धोने के बाद वह यंत्र की तरह चौकी पर आकर बैठ गया। सिद्धेश्वरी ने डरते डरते पूछा, खाना तैयार है, यही लगाऊं क्या? रामचंद्र ने उठते हुए प्रश्न किया, बाबूजी खा चुके? सिद्धेश्वरी ने चौके की ओर भागते हुए उत्तर दिया, आते ही होंगे। रामचंद्र पीढ़े पर बैठ गया। उसकी उम्र लगभग 21 वर्ष की थी। लंबा दुबला पतला गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें और होंठों पर झुर्रियां। वह एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र के दफ्तर में अपनी तबीयत से प्रूफ रीडरी का काम सीखता था।
पिछले साल ही उसने इंटर पास किया था। सिद्धेश्वरी ने खाने की थाली सामने लाकर रख दी और पास ही बैठकर पंखा करने लगी। रामचंद्र ने खाने की ओर दार्शनिक भाव से देखा। कुल 2 रोटियां, भरा कटोरा पनियाई दाल अर्थात बिल्कुल पानी की जैसी दाल और चने की तली तरकारी, बस यही भोजन था थाली में। रामचंद्र ने रोटी के प्रथम टुकड़े को निगलते पूछा, मोहन कहाँ है? अपने दूसरे भाई के बारे में पूछता है कि मोहन कहाँ है। वहीं बड़ी कड़ी धूप हो रही है, मोहन के बारे में पूछता है। मोहन सिद्धेश्वरी का मंझला लड़का था। उम्र 18 वर्ष थी और वह इस साल हाई स्कूल का प्राइवेट इम्तिहान देने की तैयारी कर रहा था। वह न मालूम कब से घर से गायब था और सिद्धेश्वरी को स्वयं पता नहीं था कि वह कहाँ है। और बड़े बेटे ने पूछ लिया कि मोहन कहाँ है, और सिद्धेश्वरी को खुद भी नहीं पता है कि वो कहाँ गया हुआ है। किंतु सच बोलने की उसकी तबीयत नहीं हुई और झूठ मूठ उसने कह दिया, किसी लड़के के यहाँ पढ़ने गया है, आता ही होगा। दिमाग उसका बड़ा तेज है और उसकी तबीयत 24 घंटे पढ़ने में ही लगी रहती है। हमेशा उसी की बात करता रहता है, पढ़ाई की बातें करता रहता है हमेशा। रामचंद्र ने कुछ नहीं कहा। एक टुकड़ा मुंह में रखकर भरा गिलास पानी का पी गया और फिर खाने लगा। वह काफी छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर उन्हें धीरे धीरे चबा रहा था। सिद्धेश्वरी भय और आतंक से अपने बेटे को एकटक निहार रही थी। कुछ क्षण बीतने के बाद डरते डरते उसने पूछा, वहां कुछ हुआ क्या? अर्थात कि जहाँ नौकरी के लिए गए थे ढूंढने के लिए, कुछ मिला क्या नया काम? तो वो पूछना चाहती है। रामचंद्र ने अपनी बड़ी बड़ी भावहीन आंखों से अपनी माँ को देखा, फिर नीचा सर करके कुछ रुखाई से रूखेपन से बोला, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। सिद्धेश्वरी चुप रही। धूप और तेज होती जा रही थी। छोटे आंगन के ऊपर आसमान में बादल एक दो टुकड़े नाव की पालों की तरह तैर रहे थे। बाहर की गली से गुजरते हुए एक खड़खड़िया इक्के की आवाज आ रही थी। खड़खड़ करते हुए इक्के की आवाज आ रही थी और खटोले पर सोए बालक की सांस का खर-खर शब्द सुनाई पड़ रहा था। जैसे उसकी हड्डियां बज रही हूं, इस प्रकार से सांस ले रहा था। रामचंद्र ने अचानक चुप्पी को भंग करते हुए पूछा, प्रमोद खा चुका? जो छोटा भाई है, जो लेटा हुआ है, सो रहा है, उसके बारे में भी रामचंद्र पूछता है कि क्या उसने खा लिया? सिद्धेश्वरी ने प्रमोद की ओर देखते हुए उदास स्वर में उत्तर दिया, हाँ खा चुका। रोया तो नहीं था? बड़ा भाई पूछता है। सिद्धेश्वरी फिर झूठ बोल गई। आज तो सचमुच नहीं रोया। वह बड़ा ही होशियार हो गया है। कहता था बड़का भैया के यहाँ जाऊंगा। ऐसा लड़का। पर वह आगे कुछ नहीं बोल सकी, जैसे उसके गले में कुछ अटक गया। कल प्रमोद ने रेवड़ी खाने की जिद पकड़ ली थी और उसके लिए 1.5 घंटे से लेकर रोने के बाद सोया था। रामचंद्र ने कुछ आश्चर्य के साथ अपनी माँ की ओर देखा और फिर सिर नीचा करके कुछ तेजी से खाने लगा। थाली में अब रोटी का केवल एक टुकड़ा बचा था। तो सिद्धेश्वरी ने उठने का उपक्रम किया, उठने का की कोशिश की और प्रश्न किया, एक रोटी और लाती हूँ। रामचंद्र हाथ से मना करते हुए हड़बड़ाकर बोल उठा, नहीं नहीं, जरा भी नहीं, मेरा पेट पहले ही भर चुका है। मैं तो यह भी छोड़ने वाला था, बस अब और नहीं चाहिए। सिद्धेश्वरी ने जिद की, अच्छा आधी ही सही, आधी रोटी दे देती हूँ। रामचंद्र बिगड़, अधिक खिलाकर बीमार डालने की तबीयत है क्या? तुम लोग जरा भी नहीं सोचती हो, बस अपनी जिद। भूख रहती तो क्या ले नहीं लेता? सिद्धेश्वरी जहां के तहां बैठी रह गई। रामचंद्र ने थाली में बचे टुकड़े से हाथ खींच लिया और लोटे की ओर देखते हुए कहा, पानी लाओ। सिद्धेश्वरी लोटा लेकर पानी लेने चली गई। रामचंद्र ने कटोरे को उंगलियों से बजाया और फिर हाथ को थाली में रख दिया। एक दो क्षण रोटी के टुकड़े को धीरे धीरे से हाथ से उठाकर आंख से निहारा और अंत में इधर उधर देखने के बाद टुकड़े को मुंह में इस सरलता से रख लिया जैसे वह भोजन का ग्रास न होकर पान का बीड़ा हो। मंझला लड़का मोहन आते ही हाथ पैर धोकर
पीढ़े पर बैठ गया। वह कुछ सांवला सा था और उसकी आंखें छोटी थी, किंतु उसके चेहरे पर चेचक के दाग थे। वह अपने भाई की ही तरह दुबला-पतला था, किंतु उतना लंबा नहीं था। वह उम्र की अपेक्षा कहीं अधिक गंभीर और उदास दिखाई पड़ रहा था। सिद्धेश्वरी ने उसके सामने थाली रखते हुए प्रश्न किया, "कहाँ रह गए थे बेटा?" भैया पूछ रहा था। मोहन ने रोटी के एक बड़े ग्रास को निगलने की कोशिश करते हुए अस्वाभाविक मोटे स्वर में जवाब दिया, "कहीं तो नहीं गया था, यहीं पर था।" सिद्धेश्वरी वहीं बैठकर पंखा डुलाती हुई इस तरह बोली जैसे स्वप्न में बड़बड़ा रही हो। बड़का तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहा था। कह रहा था मोहन बड़ा दिमाग वाला है। उसकी तबीयत चौबीसों घंटे पढ़ने में ही लगी रहती है। जबकि ये कहा किसने था? सिद्धेश्वरी ने कहा था। लेकिन यहाँ छोटे बेटे के सामने बड़े बेटे की तारीफ करती है और कि तुम्हारी तवज्जो है उसको, और बड़े बेटे के सामने छोटे बेटे की। तो 24 घंटे पढ़ने में ही लगा रहता है। वह कहकर उसने अपने मंझले लड़के की ओर देखा, जैसे उसने कोई चोरी की हो। मोहन अपनी माँ की ओर देखकर फीकी हंसी हंस रहा था और खाने में जुट गया। वह परोसी गई 2 रोटियों में से 1 रोटी, कटोरे की 3/4 दाल और अधिकांश तरकारी साफ कर चुका था। सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आया कि वे क्या करे। इन दोनों लड़कों से उसे बहुत डर लगता था। अचानक उसकी आंखें भर आईं। वह दूसरी ओर देखने लगी। थोड़ी देर बाद उसने मोहन की ओर मुंह फेरा तो लड़का लगभग खाना समाप्त कर चुका था। सिद्धेश्वरी ने चौंकते हुए पूछा, "एक रोटी देती हूँ।" मोहन ने रसोई की ओर रहस्यमय नेत्रों से देखा, फिर सुस्त स्वर में बोला, "नहीं।" सिद्धेश्वरी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, "नहीं बेटा, मेरी कसम, थोड़ा ले लो। तुम्हारे भैया ने भी एक रोटी ली थी।" यहाँ पर भी वो झूठ बोलती है कि रोटी और है। मोहन ने अपनी माँ को गौर से देखा और धीरे-धीरे इस तरह उत्तर दिया जैसे कोई शिक्षक अपने शिष्य को समझाता है, "नहीं रे, बस अव्वल तो अब भूख नहीं है, और फिर रोटियाँ तूने ऐसी बनाई है कि खाई नहीं जाती, न मालूम कैसी लग रही हैं। खैर अगर तू चाहती ही है तो कटोरे में थोड़ी दाल दे दे, दाल बड़ी अच्छी बनी है।" सिद्धेश्वरी से कुछ कहते न बना और उसने कटोरे को दाल से भर दिया। मोहन कटोरे को मुंह से लगाकर सुड़-सुड़ पी रहा था कि मुंशी चंद्रिका प्रसाद जूतों को खस-खस घसीटते हुए आए और राम का नाम लेकर चौकी पर बैठ गए। सिद्धेश्वरी ने माथे पर साड़ी को कुछ नीचे खिसका लिया और मोहन दाल को एक सांस में पीकर तथा पानी के लोटे को हाथ में लेकर तेजी से बाहर निकल गया। 2 रोटियां, कटोरा भर दाल, चने की तली तरकारी। मुंशी चंद्रिका प्रसाद पीढ़े पर पालथी मारकर बैठे रोटी के एक-एक ग्रास को इस तरह चबा रहे थे जैसे बूढ़ी गाय जुगाली करती है। उनकी उम्र 45 वर्ष के लगभग थी, किंतु 50-55 के लगते थे। शरीर का चमड़ा झूलने लगा था। गंजी खोपड़ी आईने की भांति चमक रही थी। गंदी धोती के ऊपर अपेक्षाकृत कुछ साफ बनियान तार-तार लटक रही थी। मुंशी जी ने कटोरे को हाथ में लेकर दाल को थोड़ा सुड़कते हुए पूछा, "बड़का दिखाई नहीं दे रहा है?" सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आ रहा था कि उसके दिल में क्या हो गया है। जैसे कुछ काट रहा हो। पंखे को जरा और जोर से घुमाती हुई बोली, "अभी-अभी खाकर काम पर गया है। कह रहा था कुछ दिनों में नौकरी लग जाएगी।" ये आशा, ये उम्मीद वो अपने बेटे के बारे में कहते हुए बंधाती है कि वो कह रहा था कि जल्दी से नौकरी लग जाएगी। हमेशा बाबूजी किए रहता है। बोला, "बाबूजी देवता के समान है।" कि बड़े बेटा बोलता है कि मेरे पिताजी जो हैं, बाबूजी जो हैं वो देवता के समान हैं। मुंशी जी के चेहरे पर कुछ चमक आई। शर्माते हुए पूछा, "ऐं? क्या कहता था कि बाबूजी देवता के समान है? बड़ा पागल है।" सिद्धेश्वरी पर जैसे नशा चढ़ गया। उन्माद की रोगिणी की भांति बड़बड़ाने लगी, "पागल नहीं, बड़ा होशियार है। उस जमाने का कोई महात्मा है। मोहन तो उसकी बड़ी इज्जत करता है।
आज कह रहा था कि भैया कि शहर में बड़ी इज्जत होती है, पढ़ने लिखने वालों में बड़ा आदर होता है और बड़का तो छोटे भाइयों पर जान देता है। दुनिया में वह सब कुछ सह सकता है, पर यह नहीं देख सकता कि उसके प्रमोद को कुछ हो जाए। इस प्रकार से जो प्रशंसा करती है उसमें अपने बड़े बेटे की जिम्मेदारी वाली भावना और सभी भाइयों के प्रति उसके स्नेह और प्रेम का एक प्रकार से बखान करती है अपने पति के सामने, जिससे कि उनके मन में जरा सी भी कड़वाहट ना आए और जरा सा भी उनका मन हतोत्साहित ना हो। मुंशी जी दाल लगे हाथ को चाट रहे थे। उन्होंने सामने की ओर देखते हुए हंसकर कहा, बड़का का दिमाग तो खैर काफी तेज है, वैसे लड़कपन में नटखट भी था, हमेशा खेल कूद में लगा रहता था। लेकिन यह बात भी थी कि जो सबक मैं उसे याद करने के लिए देता था, उसे बारीक रखता था। असल तो यह है कि तीनों लड़के काफी होशियार हैं। प्रमोद को कम समझती हो? ये कहकर वे अचानक जोर से हंस पड़े। मुंशी जी 1.5 रोटी खा चुकने के बाद एक गिलास से युद्ध कर रहे थे। कठिनाई होने पर एक गिलास पानी चढ़ा गए, फिर खर खर खांसने लगे, फिर चुप्पी छा गई। कोई आपस में ज्यादा बात नहीं करता इस कहानी के अंदर, और अलग अलग जो असंबद्ध बातें हैं उन पे बात होती है, और असंबद्ध बात भी इस कहानी का हिस्सा है, क्योंकि वही इस कहानी के प्लॉट को आगे बढ़ाती है। फिर चुप्पी छा गई। दूर से किसी आटे की चक्की की फुक फुक की आवाज सुनाई दे रही थी। पास की नीम के पेड़ पर बैठा कोई पंडूक लगातार बोल रहा था। एक पक्षी होता है पंडूक, जिसकी लगातार आवाज आ रही थी। सिद्धेश्वरी को समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या कहे। अब क्या बातचीत करें, दोनों पति पत्नी बैठे हुए हैं, बात करने के लिए कुछ नहीं है। स्थितियां सबको पता है, सबको पता है घर में खाना कम है और सबको 2 रोटी खानी है, लेकिन कोई इस बारे में, गरीबी के बारे में बात नहीं करता, कोई चर्चा नहीं करता इसके बारे में, उस स्थिति के बारे में कोई चर्चा नहीं करता। वह क्या कहे वह समझ नहीं पाती है। वह चाहती थी कि सभी चीजें ठीक से पूछ ले, सभी चीजें ठीक से जान ले और दुनिया की हर चीज पर पहले की तरह धड़ल्ले से बात करे। वो चाहती थी कि जैसे मैं धड़ल्ले से पहले बात करती थी हर विषय पर, मैं ऐसे ही बात करूं, पर उसकी हिम्मत नहीं होती थी। उसके दिल में जाने कैसा भय समाया हुआ था। अब मुंशी जी इस तरह चुपचाप दुबके हुए खा रहे थे, जैसे पिछले 2 दिनों में मौन व्रत धारण कर रखा हो और उसी को कहीं जाकर आज शाम को तोड़ने वाले हों। इस तरह के चुपचाप खा रहे थे। सिद्धेश्वरी से जैसे रहा नहीं गया। मालूम होता है अब बारिश नहीं होगी, इस प्रकार से वो बारिश के बारे में बात करती है कि लगता है बारिश नहीं होगी। मुंशी जी ने एक क्षण के लिए इधर उधर, फिर निर्विकार स्वर में राय दी, मक्खियां बहुत हो गई हैं। सिद्धेश्वरी ने उत्सुकता प्रकट की, फूफा जो बीमार है, कोई समाचार नहीं आया उनका? मुंशी जी ने चने के दानों की ओर इस दिलचस्पी से दृष्टिपात किया जैसे उनसे बातचीत करने वाले हों, जैसे चने की दाल को उठाते हैं और जैसे उससे बात करने वाले हों। फिर सूचना दी, गंगा शरण बाबू की लड़की की शादी तय हो गई है, लड़का एमए पास है। सिद्धेश्वरी हठात चुप हो गई। मुंशी जी भी आगे कुछ नहीं बोले। इस तरह से बेतरतीब सी बातचीत आपस में चलती है। उनका खाना समाप्त हो गया था और वे थाली में बचे खुचे दानों को बंदर की तरह बीन रहे थे। सिद्धेश्वरी ने पूछा, बड़का की कसम, कि बड़े बेटे की कसम, 1 रोटी देती हूँ, अभी बहुत सारी रोटी बाकी है। मुंशी जी ने पत्नी की ओर अपराधी के समान और रसोई की ओर अनोखी दृष्टि से देखा। उसके पश्चात किसी छठे उस्ताद की भांति बोले, रोटी रहने दो, पेट काफी भर चुका है। अन्न और नमकीन चीजों से तबीयत उब गई है, खाने का मन ही नहीं करता है। तुमने व्यर्थ में कसम धर करके खिला दिया है। खैर, कसम रखने के लिए ले रहा हूँ। गुड़ होगा क्या? मतलब कुछ तुमने कसम दे दी है तो शायद मैं कुछ ले लूं। गुड़ अगर है तो दे दो। सिद्धेश्वरी ने बताया कि हंडिया में थोड़ा सा गुड़ है। मुंशी जी ने उत्साह के साथ कहा, तो थोड़े गुड़ का ठंडा रस बनाओ, पीऊंगा। तुम्हारी कसम भी रह जाएगी कि मैंने कुछ ले लिया, जायका भी बदल जाएगा, साथ ही साथ हाजमा भी दुरुस्त हो जाएगा।
हाँ, रोटी खाते-खाते नाक में दम आ गया, थक गया हूँ रोटी खाते-खाते। यह कहकर वे ठहाका मारकर हँस पड़े। मुंशी जी के निबटने के बाद, खाना खा लेने के बाद सिद्धेश्वरी उनकी जूठी थाली लेकर चौके की ज़मीन पर बैठ गई। बटलोई की दाल को कटोरे में उड़ेल दिया। जितनी भी उस हंडिया में दाल थी, वो सारी दाल को उसने उड़ेला, पर वह कटोरा भरा नहीं, बहुत कम दाल थी। छिपुली में थोड़ी-सी चने की तरकारी बची थी, उसे उसने पास में ही खींच लिया। रोटियों की थाली को भी उसने पास में खींचा, उसमें केवल 1 रोटी बची थी। मोटी, भद्दी और जली उस रोटी को वह जूठी थाली में रखने ही जा रही थी कि अचानक उसका ध्यान ओसारे में सोए 6 वर्ष के बेटे प्रमोद की ओर गया। उसने लड़के को कुछ देर तक एकटक देखा, फिर रोटी को 2 बराबर टुकड़ों में विभाजित कर दिया। एक टुकड़े को तो अलग रख दिया और दूसरे टुकड़े को अपनी जूठी थाली में रख लिया। उसके पश्चात 1 लोटा पानी लेकर खाने बैठ गई। उसने पहला ग्रास मुंह में डाला और तब न मालूम कहां से उसकी आंखों से टप टप आंसू चूने लगे। सारा घर मक्खियों से भन भन कर रहा था। आंगन की अलगनी पर एक गंदी साड़ी टंगी थी, जिसमें पैबंद लगे हुए थे। दोनों बड़े लड़कों को कहीं पता नहीं था। बाहर की कोठरी में मुंशी जी औंधे मुंह होकर निश्चिंतता से सो रहे थे, जैसे 1.5 महीने पहले मकान किराया नियंत्रण विभाग की क्लर्की से उनकी छटनी हुई ना हो। इतने बेखबर सो रहे थे कि जैसे उनकी छटनी हुई ना हो और सब कुछ सामान्य चल रहा हो, और शाम को उन्हें काम की तलाश में कहीं जाना भी ना हो। इस तरह से बेफिक्र होकर के मुंशी जी सो रहे थे और सिद्धेश्वरी खाने की थाली में आधी रोटी लिए आंसू से भरी हुई सोच रही थी। तो ये कहानी दोपहर का भोजन बहुत सारे पीड़ाओं का चित्रण करती है। इसमें पीड़ा है गरीबी की, इसमें पीड़ा है एक दूसरे को अभावग्रस्त जीवन जीते हुए देखने की, और एक गृहिणी जो अपने परिवार को इस विपत्ति के समय में उबारने के लिए धैर्य की पतवार लिए, संयम का आधार लिए, अपने परिवार के सदस्यों में प्रेम भाव को बनाकर रखती हुई उसको जोड़ने का प्रयास करती है। इस गरीबी के अंदर एक यही भावना रह जाती है कि हम शायद कुछ ना बदल पाएँ अपने जीवन को, लेकिन हम यदि एकजुट होकर के, एक साथ चल कर के परिवार में एकता स्थापित करके, प्रेम भाव बनाए रख कर के जीवन जीते हैं, तो हमारी मुसीबतें भी एक न एक दिन खत्म हो ही जाती हैं। समय हमेशा बदलता है और बदलता रहेगा। आज भी कोरोना काल के दृष्टिकोण से इस कहानी को अगर देखें तो आज भी ये कहानी प्रासंगिक है। आज भी इस विपत्ति के समय में न जाने कितने हजारों लाखों लोगों की नौकरियां चली गईं, छटनियां हो गईं, वेतन नहीं मिले। उनके परिवारों का, उनके बच्चों का, उनकी घर की दशा का क्या हाल होता होगा, इसका हम अंदाजा भी शायद नहीं लगा सकते। तो समय बदलता है, परिवर्तित होता है, समस्याएं आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन जीवन पर छाप छोड़ जाती हैं। उस समय सबसे अधिक यदि कुछ काम करता है, तो व्यक्ति का धैर्य और विवेक है। यदि वो कायम रहता है, तो बुद्धि भी सही ढंग से काम करती है और हम उस मुसीबत से बाहर निकल जाते हैं। ये कहानी आज भी प्रासंगिक है और आज भी हमें सीख देती है। एक आदर्श गृहिणी ही होती है जो परिवार को जोड़कर रख पाती है। इस कहानी के अंतर्गत कोई आपस में उस गरीबी के बारे में, उस अभाव के बारे में बातचीत नहीं करता। इसका मतलब ये भी नहीं है कि उन्हें अपनी स्थिति का जायजा भी नहीं है, उनको अंदाजा है अपनी स्थिति का। लेकिन यदि ऐसी स्थिति में सिद्धेश्वरी अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाती और छोटा बेटा और बड़ा बेटा और पति जो-जो बातें कह रहे हैं वो सही-सही बोल देती, तो शायद आपस में अविश्वास पनप जाता और एक भरा-पूरा परिवार बिखर जाता। लेकिन सिद्धेश्वरी की समझदारी से, उसके झूठ परोसने से ही, ऐसा झूठ जो कि अच्छाई के लिए बोला जाए वो कभी भी बुरा नहीं होता। उसी प्रकार का जो प्रेम पूर्वक झूठ है वो परोसती है उस थाली में खाने के साथ-साथ सिद्धेश्वरी देवी।
इस कहानी के माध्यम से हमें अपने समाज की उन आदर्शों का और नैतिक मूल्यों का भी जायजा हो जाता है कि जब परिवार में बड़ों का और आदर होता है और छोटों के प्रति प्यार होता है, तो शायद जिंदगी उतनी मुश्किल नहीं रह जाती, कुछ आसानी हो जाती है और हमारे नैतिक मूल्य भी टूटने से बच जाते हैं। तो दोपहर का भोजन कहने के लिए बहुत साधारण सी कहानी लगती है, लेकिन साधारण सी कहानी बहुत असाधारण सी बात कह जाती है और हमें सोचने में मजबूर कर जाती है कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। तो ये थी कहानी दोपहर का भोजन। अब आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।